देखो, डिसॉल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म जो लास्ट ईयर 2025 के सैंपल पेपर में दिया हुआ था, एक ऐसा क्वेश्चन जो कि 6 नंबर के लायक है। ठीक है, सिर्फ सैंपल पेपर में आया था 2025 के, उसके बाद अभी तक एग्जाम में तो नहीं आया, लेकिन आपके न्यू एडिशन टीएस ग्रेवाल में क्वेश्चन दिखेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 13 एडिशन 2025 में इलस्ट्रेशन नंबर 13 है, सन्नी एंड बॉबी करके एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोग को फोकस करना है कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाएंगे, और साथ में हम लोग को जर्नल एंट्रीज देखनी है, साथ साथ में हम लोग एंट्रीज भी करते जाएंगे। और इसमें इस क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेशंस ऐसे हैं कि आप लोगों को ध्यान से सुनना पड़ेगा। और यही ऐसा मान लो हाईएस्ट लेवल जो होता है ना, टफ जितना बोल सकते हैं, कैलकुलेशंस कैसे कैलकुलेट करना है अमाउंट, वो इस क्वेश्चन में कवर होने वाला है। तो हमने अभी तक एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया लास्ट क्लास में, रियलाइजेशन अकाउंट का। हो सकता है कि आपको लगे थोड़ा सा ये ज़्यादा ही एडवांस क्वेश्चन है, ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे इसको समझने की। हमारा मेन फोकस रहेगा रियलाइजेशन अकाउंट बनाने में, और साथ में जर्नल एंट्रीज करना, और कुछ कैलकुलेशन वर्क करेंगे। समय थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, 40 मिनट 45 मिनट के आसपास लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत सारे हैं। हम एंट्रीज भी करेंगे और अकाउंट भी बनाएंगे। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट का सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे, नॉमिनल नेचर का होता है। पर्टिकुलर्स अमाउंट नॉर्मल से जो फॉर्मेट है वही। पर्टिकुलर्स अमाउंट क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड, दो पार्टनर्स हैं सनी एंड बॉबी, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास तो जो बैलेंस शीट गिवन है उसमें आप लोगों को लायबिलिटी साइड उठा लेना है, फिर एसेट साइड उठाएंगे। हमको ये देखना है कौन सी चीज़ें ट्रांसफ़र होगी रियलाइजेशन अकाउंट में और कौन सी चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं होंगी। ठीक है, मैं यहाँ पर जितनी चीज़ें दी हुई है हर एक चीज़ के बारे में बताऊँगा। ट्रांसफ़र हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और ट्रांसफ़र अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है। आप लोग अगर कुछ नया सीखोगे इस क्वेश्चन से तो उसको कहीं ना कहीं कॉपी में नोट कर लोगे। ठीक है, हेडिंग मतलब जो हेडर बोलते हैं, जो टॉप वाला हिस्सा है कॉपी का, कहीं ना कहीं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करना है, ताकि जब भी हम कोई भी एग्जाम देने के लिए जाएं, चाहे स्कूल का हाफ ईयरली एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, आप वाले पॉइंट्स एक बार रीड करके जाओ, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हो जाते हैं, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इस डिसोल्यूशन चैप्टर में हम लोग को याद रखनी पड़ती है। ठीक है, तो अगर कुछ नया लगेगा तो आप कहीं ना कहीं नोट कर लोगे। सबसे पहली चीज़ लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है क्रेडिटर्स। ये एक एक्सटर्नल लायबिलिटी है, इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। सारी लायबिलिटीज़ को हम क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र करते हैं कुछ चीज़ों को छोड़कर, तो क्रेडिटर ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पर लिखेंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज़। यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर करूँगा, कुछ लोगों का डाउट रहता है कि जब हम लोग क्रेडिटर्स लिख रहे हैं यहाँ पर, जिसका अमाउंट 1,90,000 है, 1,90,000, तो कुछ लोगों का डाउट रहता है कि अमाउंट हम लोग जरूरी है कि अंदर लिखें, डायरेक्ट बाहर लिख सकते हैं क्या? तो आप दोनों कर सकते हैं। आप अमाउंट को अंदर भी लिख सकते हैं 1,90,000, फिर सारी लायबिलिटीज़ को ऐड करके बाहर लिख लो, या आप डायरेक्ट बाहर भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, दोनों चीज़ें सही है। ठीक है, क्रेडिटर्स 1,90,000। उसके बाद है बिल्स पेबल। ये भी एक एक्सटर्नल लायबिलिटी है, जिनसे हमने उधार में सामान खरीदा विथ लीगल डॉक्यूमेंट, कुछ लीगल प्रूफ, वो होते हैं बिल्स पेबल। हमें बाहर वालों को पैसा देना है, इसको भी ट्रांसफ़र करेंगे। 1,10,000 रुपये है, तो यहाँ पर मैं लिख दिया बिल्स पेबल 1,10,000। उसके बाद एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 50,000, 50,000। हमारे फर्म में पार्टनर्स के अलावा जो पार्टनर्स के अंडर में एम्प्लॉय काम करते हैं, उनको सैलरी देते समय फर्म क्या करता था, कुछ पैसे साइड करके रखता था, कुछ पैसे काट के रखता था प्रोविडेंट फंड पेंशन के तौर पे, 12% समथिंग कटता है। तो ये अमाउंट भी आगे चल के एम्प्लॉयज़ को लौटाना था। ये हमारी एक एक्सटर्नल लायबिलिटी में काउंट होगा ये वाला चीज़ भी, तभी इसको भी हम ट्रांसफ़र करेंगे, इसको भी पे करना पड़ता है। तो EPF कितना है 50,000, EPF 50,000।
उसके बाद नेक्स्ट है मिसेज सनीज लोन। याद रखना है हमको एक चीज, अगर कोई पार्टनर का लोन है, इधर ध्यान तो आएगा कि नहीं आएगा मैं बता रहा हूं, अगर कोई पार्टनर का लोन है, पार्टनर का लोन है तो वो इसमें नहीं आएगा क्योंकि उसका अलग से अकाउंट बनता है। अगर पार्टनर का लोन है तो वो इसमें ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि उसका अलग से अकाउंट बनता है। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है, मिसेज सनीज लोन। मैं अभी बोल रहा हूं अगर पार्टनर का लोन रहेगा तो नहीं आएगा। अभी यहां पर इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मिसेज सनीज लोन, ये बाहर का पर्सन माना जाएगा। ठीक है, फर्म के लिए ये बाहर का पर्सन है, ये यहां पर आएगा, एक्सटर्नल लायबिलिटीज को ट्रांसफर किया जाता है, ये आएगा यहां पर मिसेज सनीज लोन। ठीक है, कितना अमाउंट है, 55,000। बीच में आप लोग ना आपस में ना डिस्कस मत करना, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा बाद में कि आपने क्या सोचा था, आएगा कि नहीं आएगा और मैंने क्या बताया था। तो इसीलिए आप लोग सिर्फ सुनो आज। तो मिसेज सनीज लोन एक बाहर का पर्सन माना जाएगा जिसको हम यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, इसको आगे चल के हमें पे करना है, इसका कोई सेपरेट अकाउंट नहीं बनता है। पार्टनर का लोन अकाउंट अलग से बनता है, ये पार्टनर थोड़ा ना है, ये पार्टनर की वाइफ है, तो फर्म के लिए कोई अननोन पर्सन कहलाएगा और ये बाहर का करके इधर ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद है बॉबीज लोन, जो पार्टनर है उसका लोन है, ये यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि इसका अलग से अकाउंट बनता है। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 30,000, ये यहाँ पर आएगा, क्यों आएगा मैं बता रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो या रिजर्व हो, इसको हम लोग यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, इसका अमाउंट है 30,000। अब समझना क्यों ट्रांसफर किए। अभी तक हमने बाकी चैप्टर्स में देखा था, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में देखा था कि आईएफआर को पार्टनर्स के बीच में बांटते हैं, आईएफआर को पार्टनर्स के बीच में बांटते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को बांटना नहीं है, यहाँ पर इधर ट्रांसफर करना है। क्यों ट्रांसफर करना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हम लोग दिखाएंगे डेबिट साइड, जितने भी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट हो, और आईएफआर दिखाएंगे क्रेडिट साइड। क्रॉस हम लोग शो कर रहे हैं, इसका मतलब हम चाहते हैं काट पीट के हमें बचा हुआ अमाउंट मिलना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 1,04,000 का और आईएफआर कितना है 30,000, तो हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि 30,000 तो मैं ऑलरेडी साइड करके रखा था, ये सोच के कि अगर मैं 30,000 का नुकसान भी होता तो मेरे को चल जाएगा। ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट 1,04,000 की दी हुई है, मैं इन्वेस्टमेंट डेबिट साइड ट्रांसफर करूंगा, आईएफआर क्रेडिट साइड, जो उन दोनों के बीच का डिफरेंस है 74, वो मुझे कम से कम मिलना चाहिए। अगर 74 से ज़्यादा मिलता है तो फ़ायदा हो जाएगा, 74 से कम मिलता है तो नुकसान हो जाएगा। दो तरीके से हम लोग इसकी पोस्टिंग कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक, यहाँ तो आप इन्वेस्टमेंट जो 1,04,000 है उसमें से आईएफआर माइनस कर दो 30,000 और एग्जैक्ट 74,000 आप डेबिट साइड में ट्रांसफर करो। या तो दूसरा तरीका, डेबिट साइड आप इन्वेस्टमेंट 1,04,000 दिखाना और क्रेडिट साइड आईएफआर 30,000 दिखाना, दोनों में इफेक्ट सेम पड़ेगा। तो जब भी कोई एसेट्स और एसेट्स रिलेटेड रिजर्व या लायबिलिटी या प्रोविजन होगा, आपको दोनों ट्रांसफर करने हैं, एसेट डेबिट साइड और उससे रिलेटेड प्रोविजन या रिजर्व क्रेडिट साइड। इसके दो एग्जांपल याद रखना, इन्वेस्टमेंट और साथ में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। दूसरा एग्जांपल डेटर्स साथ में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लायबिलिटी होता है क्रेडिट साइड, डेटर्स डेबिट साइड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड लायबिलिटी मान के क्रेडिट साइड, लेकिन इन्वेस्टमेंट डेबिट साइड। ये आप लोग याद रखोगे। तो अभी इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड था 30,000, हमने ट्रांसफर कर दिया। अब उसके बाद है पार्टनर्स कैपिटल, सनी एंड बॉबी का अमाउंट। ये पार्टनर्स कैपिटल तो अलग से बनता है, कैपिटल अकाउंट, तो वहां पर बैलेंस ब्रॉट डाउन करके दिखाएंगे, ये यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होगा। अब आते हैं एसेट साइड। एसेट साइड में लिखा हुआ है बैंक 5,000, जो हमारे पास ऑलरेडी बैंक बैलेंस है, लिक्विड फॉर्म में है, इसका तो सेपरेट अकाउंट बनता है। इस बैंक को क्या बेच के आप पैसे रियलाइज करोगे, ये तो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है, तो ये बैंक बैलेंस भी आपको अभी इग्नोर करना है। अगर हमको बैंक अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा एग्जाम में, तो हम लोग बैंक अकाउंट बनाते समय बैलेंस ब्रॉट डाउन उसमें शो कर देंगे, डेबिट साइड कितना पैसा पहले से ही पड़ा हुआ है। अभी ये चीज ट्रांसफर नहीं होगी, यहाँ पर सिर्फ वही एसेट ट्रांसफर करने हैं जो कि पैसे रियलाइज कर सकते हैं, कुछ हम लोग को पैसे दे सकते हैं, ऑलरेडी पैसे में तो कोई मतलब है नहीं। तो अगला है फिक्स डिपॉजिट। हमने बैंक में कुछ एफडी करवा के रखा है, कुछ पैसे फिक्स करवा के रखे थे। कौन से पैसे, फर्म के पैसे। अब फर्म बंद होगी तो बैंक से पैसे वापस निकलवाएंगे, फिक्स डिपॉजिट को तोड़वाएंगे, तो ये भी एक ऐसा एसेट है जो पैसे रियलाइज कर सकता है, तो इसको डेबिट साइड ट्रांसफर करेंगे।
टू सन्ड्री एसेट्स, जितने भी एसेट्स हैं जो कि पैसे रियलाइज कर सकते हैं वो यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। तो फिक्स्ड हमारा कौन सा होगा, फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, अगला हमारा क्या है, फिक्स्ड डिपॉजिट। इसका अमाउंट हमारे पास दिया हुआ है 70,000 का फिक्स्ड डिपॉजिट है। नेक्स्ट स्टॉक 86,000 का है। ठीक है, स्टॉक 86,000, ये भी बेच के पैसे मिल सकते हैं, करेंट एसेट है, स्टॉक है 86,000। नेक्स्ट स्टॉक के बाद दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट 1,04,000, ये भी सेल आउट करके पैसे हमको मिलने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट 1,04,000। उसके बाद नेक्स्ट है डेटर्स। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को डाउट आता है कि ये जो बैलेंस शीट में डेटर्स और प्रोविजन को प्रेजेंट किया है, हम इसको कहाँ और कितना शो करें। तो हम लोग को बैलेंस शीट के अंदर डेटर्स दिया हुआ है जिसका अमाउंट है 1,77,000, फिर नीचे लेस करके लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जिसमें माइनस किया है 12,000, और माइनस करने के बाद बाहर लिखा है 165। अब मैं आपको दो तरीके बताऊंगा इसको भी शो करने के, और सही तरीका क्या है वो भी बताऊंगा। पहला तरीका ये है कि आप डायरेक्ट 1,65,000 बस यहाँ पर दिखा दो डेटर, प्रोविजन वोविजन दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी माइनस कर रखा है। मैं ऑलरेडी ये मान के चलाऊं कि मेरा प्रोविजन पहले से 12,000 था, अगर डूब भी जाता तो मैं सोच के रखा था 12,000 डूब सकते हैं, उनके लिए प्रोविजन बनाया था, मेरे को काट पीट के 165 मिलना चाहिए। लेकिन दूसरा तरीका, आसान तरीका क्या है, आप 177 एसेट मान के डेबिट साइड दिखाओ और 12,000 लायबिलिटी मान के क्रेडिट साइड दिखाओ। ये सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका है। आगे जब एडजस्टमेंट आएंगे तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होगे, उसमें आपका आंसर गलत नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़, जो अंदर डेटर्स दिया हुआ है 177, इसको एसेट तरफ दिखा दो, मतलब डेबिट तरफ जहाँ पर सारे एसेट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और जो उसके बाद 12,000 हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, इसको लायबिलिटी मान के आप कहाँ ट्रांसफ़र करोगे, क्रेडिट साइड। तभी मैंने क्लोज नहीं किया था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 12,000। उसके बाद नेक्स्ट है अदर फिक्स्ड एसेट्स 3,80,000। कुछ फिक्स्ड एसेट और है मेरे बिजनेस में, प्लांट मशीनरी बिल्डिंग लैंड हो सकता है कुछ भी, उसका नेम नहीं बताया स्पेसिफिक, लेकिन क्या बोल दिया अदर फिक्स्ड एसेट 3,80,000 के और है। तो वो भी हम जब सेल आउट करेंगे तो पैसा मिलेगा। अदर फिक्स्ड एसेट्स 3,80,000 के हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं, इसको राइट ऑफ करते हैं कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल का बैलेंस इससे कम होता है, तो याद रख लो इसको, यहाँ पर नहीं आएगा, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में इसको एडजस्ट करेंगे, याद रखने के लिए यहाँ पर साइड में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सनीज लोन। एसेट साइड में सनीज लोन लिखा हुआ है, पार्टनर का लोन एसेट साइड, फर्म के लिए एसेट है, मतलब फर्म ने सनी को लोन दिया होगा, आगे चल के सनी से पैसे वापस लेगी, तो इसका भी एक अलग से अकाउंट बनता है। चाहे फर्म पार्टनर को लोन दे या पार्टनर से लोन ले, इसके अलग से अकाउंट बनते हैं, इनका बैलेंस यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो जितनी ट्रांसफ़र होने वाली चीज़ें थी हमने ट्रांसफ़र कर दी हैं। ये वो एसेट्स हैं जो कि बेच के हम लोग को पैसा मिल सकता है, ये वो लायबिलिटीज़ हैं जिनको हमें पे करना है। कहाँ से पे करोगे, यही बेच के जो पैसा आएगा वहीं से पे करोगे आप। तो सबसे पहले हम लोग इसका टोटल लगाएंगे, कितने एसेट्स हो गए टोटल अमाउंट की, और टोटल कितने अमाउंट की लायबिलिटीज़ हो गई। एसेट्स हमारे हो गए 8,17,000, 8,17,000 के सारे एसेट्स हो गए, और 447 की हमारी लायबिलिटीज़ हो गई। यहाँ पर हमने एसेट्स और लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया। हालांकि बोर्ड एग्जाम में इसकी जर्नल एंट्रीज आपसे नहीं पूछेगा, एसेट और लायबिलिटी ट्रांसफ़र करने की क्या एंट्री होती है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। बोर्ड एग्जाम में आपसे जर्नल एंट्रीज कैसे पूछेगा, आपको हेडिंग लिखी होगी ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज अदर देन कैश आर ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद क्या एंट्रीज होगी वो पूछता है। तो ये तो एसेट और लायबिलिटी ट्रांसफ़र की है, इसकी जर्नल एंट्री पूछना नहीं है, लेकिन होगी क्या वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली एंट्री, जब हम एसेट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में सारे एसेट जब ट्रांसफर कर रहे हैं, आप लेजर पोस्टिंग अगर जानते हो तो उसके हिसाब से एंट्री सोचो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड डिपॉजिट टू स्टॉक
टू इन्वेस्टमेंट, टू डेटर्स, टू अदर फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, और दूसरा कंसेप्ट, हमको बैलेंस शीट से एसेट्स हटाने थे। एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, जब भी बढ़ाना होता है तो डेबिट करते हैं और कम होता है तो क्रेडिट करते हैं। मॉडर्न अप्रोच है। बैलेंस शीट के अंदर जितने भी एसेट दिख रहे तो उनको हटाना है, हटाने के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो ये सारी चीज़ें क्रेडिट होती हैं। कहाँ इनका इफेक्ट जा रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट में। तभी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सारे एसेट्स। ठीक है, ये इनकी ट्रांसफर एंट्री होती है, हालांकि ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, अब वैसे ही सेम लाइबिलिटीज को जब हम ट्रांसफर करेंगे, बाय मतलब होता है डेबिट, मतलब सारी लाइबिलिटीज को आप डेबिट करोगे। लाइबिलिटीज बढ़ाने के लिए क्रेडिट करते हैं और कम करने के लिए डेबिट करते हैं। तो जो बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज थी उनको कम करना है, उनको हटाना है, इसीलिए हम सारी लाइबिलिटीज को क्या करेंगे, डेबिट। और इनका इफेक्ट जो हम रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं उसके क्रेडिट साइड जा रहा है। एंट्री क्या बनेगी, सारी लाइबिलिटीज, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल डेबिट, ईपीएफ डेबिट, सारी लाइबिलिटीज डेबिट टू रियलाइजेशन। ऑपोजिट एंट्री होगी दोनों। ठीक है, ये एसेट और लाइबिलिटी हमने ट्रांसफर कर दिया। अब आगे हम लोग को जो क्वेश्चन दिया रहता है, एडजस्टमेंट जो दिए रहते हैं, इन एडजस्टमेंट में हमको क्या बताता है कि कौन सा एसेट हम मार्केट में सेल आउट किए तो पैसा मिला, कौन सा एसेट पार्टनर अपने पास लेके गया, कौन सा एसेट हमने कोई लायबिलिटी को सेटल करने के लिए यूज़ किया। यही तीन इंफॉर्मेशन देगा। किसी एडजस्टमेंट में बोलेगा कि एसेट्स फर्म ने सेल आउट किया तो पैसा मिला, कोई एसेट कोई पार्टनर लेके चला गया, ठीक है, उसके साथ एडजस्ट किए। और तीसरा क्या बोल सकता है कि किसी एसेट को हमने किसी लायबिलिटी के साथ सेटल करने में यूज़ कर दिया। ये तीन चीज़ें बोल सकता है। वैसे ही सेम लायबिलिटीज़ के लिए क्या बोलेगा, एडजस्टमेंट फर्म ने पे किया या हाल फिलहाल पार्टनर ने पे किया या कोई ना कोई एसेट देके अभी फिलहाल सेटल कर दिए। तो यही चीज़ें हम लोग को कहाँ लिखी हुई मिलेंगी, क्वेश्चंस में, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, और वही समझना जरूरी है। अगर आप पॉइंट समझ जाते हो लिखा क्या है तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब एक एक करके हम पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है, और उसको समझेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर फर्स्ट पॉइंट, सनी प्रॉमिस्ड टू पे ऑफ मिसेज सनीज लोन। जो पार्टनर है सनी है, यहां पर ये क्या बोल रहा है कि जो इसकी वाइफ का लोन है वो हाल फिलहाल ये पे कर रहा है। फर्म से बाद में वापस लेगा कि नहीं लेगा, फर्म से वापस पैसे लेगा। ठीक है, मतलब यहां पर अगर मैं फर्म का अकाउंटेंट हूं और एक पार्टनर सनी जो है वो अपनी वाइफ का लोन पे कर रहा है, तो मुझे वापस देना पड़ेगा सनी को पैसा, मुझे सनी का कैपिटल भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम देखें इस चीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट में कहाँ दिखाएंगे, तो जब भी ये कोई लायबिलिटी सेटल होती है, दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो फर्म पे करेगी तो हम लिखते हैं टू कैश या बैंक, ठीक है, टू कैश या बैंक अकाउंट। अगर कोई पार्टनर पे करता है तो उसका नाम लिखते हैं। ठीक है, तो अभी ये वाली लायबिलिटी कौन सेटल कर रहा है, कौन पे कर रहा है, जो पार्टनर सनी है वो पे कर रहा है। ठीक है, तो हम सनी का कैपिटल बढ़ाएंगे, उसका कैपिटल क्रेडिट होगा। एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सनीज कैपिटल, टू सनीज कैपिटल, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सनीज कैपिटल। कैपिटल को क्रेडिट क्यों करें, टू सनीज कैपिटल क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका कैपिटल हम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि फर्म की लायबिलिटी उसने पे की है तो वापस तो लेगा फर्म से पैसा। ठीक है, और रियलाइजेशन के डेबिट साइड दिखानी थी वाली चीज, लायबिलिटी को जब सेटल करते तो डेबिट साइड दिखाते हैं, तभी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सनीज कैपिटल। अब कितना कितना पे करेगा, क्वेश्चन में तो बताया नहीं है, मतलब पूरा ही पैसा पे करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जगह हमारे पास कम है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मिसेज सनीज लोन, पूरा 55,000 वो क्या करेगा, पे करेगा। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट में आते हैं हम, बॉबी टुक अवे स्टॉक एट 20% डिस्काउंट एंड 80% ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। एक पार्टनर है बॉबी नाम का, उसने क्या किया, स्टॉक और इन्वेस्टमेंट को लेके गया है। मैं बताया था आपको, या तो ये जो सारे एसेट्स हैं ये कोई पार्टनर लेके जाएगा इनमें से कुछ एसेट्स, या तो फर्म बाहर मार्केट में सेल आउट करेगी, या इन एसेट्स को लायबिलिटी को एडजस्ट करने में यूज़ किया जाएगा। तो अभी सेकंड एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है कि जो बॉबी नाम का पार्टनर है वो क्या कर रहा है, स्टॉक और इन्वेस्टमेंट का 80% हिस्सा वो लेके जा रहा है। तो जब कोई पार्टनर फर्म की प्रॉपर्टी लेके जा रहा है तो उसका कैपिटल कम करना पड़ेगा। अगर जर्नल एंट्री की बात करेंगे तो बॉबी का कैपिटल कम करने के लिए हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, कैपिटल कम करने के लिए डेबिट।
बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, मतलब रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड इंपैक्ट पड़ेगा। यहां पर हम लिखेंगे बाय बॉबीज कैपिटल, बाय बॉबीज कैपिटल, और यहां पर ये दो चीजें लेके जा रहा है। तो हम लोग बताएंगे क्या क्या लेके जा रहे हैं। स्टॉक लेके जा रहे हैं और इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है। कितने कितने में लेके जा रहा है वो अमाउंट लिखना है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि बॉबी टुक अवे स्टॉक एट 20% डिस्काउंट। तो स्टॉक हमारे पास था कितने का, 86,000 का। अब 86,000 का स्टॉक माइनस कर लो 20% इसका, 17,200 रुपये माइनस कर देंगे 68,800 में स्टॉक लेके जा रहा है। तो हम लोग यहां पर स्टॉक के सामने लिखेंगे 68,800, स्टॉक लेके जा रहा है 68,800 में। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या लिखा है कि एंड 80% ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। 80% इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट टोटल कितनी थी, 1,04,000। इस 1,04,000, देखो यहां पर अलग से कैलकुलेशन कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट टोटल थी 1,04,000 की। इसकी 80% इन्वेस्टमेंट जो है ना, इन्वेस्टमेंट का जो 80% है वो लेके जा रहा है बॉबी, मतलब कितना, 83,200, इतना अमाउंट का इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है। वो भी कितने परसेंट के डिस्काउंट में, 10%। मतलब हम लोग यहाँ पर 8320 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 74,880, इतने में लेके जा रहा है। लेकिन 20% इन्वेस्टमेंट अभी भी बचा होगा, मतलब 20,000 कितना, 800, 20,800 की अभी भी इन्वेस्टमेंट हमारे पास पड़ी हुई है। इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया, ये ऐसे ही पेंडिंग छोड़ दोगे, आगे एडजस्टमेंट इसका बताएगा। नहीं बताएगा तो देखेंगे कितना मिलना है, पूरा मिलना है कि क्या है ना, पूरा मिलना है। टेंजिबल मानते हैं इसको, इसका पूरा पैसा रियलाइज होगा, लेकिन हम वेट करेंगे आगे क्वेश्चन में कुछ लिखा है कि नहीं। हाँ, तो अभी हम लोग को क्या देखना है, अभी इतना कर लोगे इस एडजस्टमेंट के हिसाब से। जो बॉबी है वो 80% इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है 10% के डिस्काउंट में। कितने में लेके जा रहे हैं, 74,880। पार्टनर जब कुछ प्रॉपर्टी लेके जाते हैं फर्म के, उसका कैपिटल कम करते हैं। कैपिटल कम करने के लिए डेबिट, मतलब एंट्री की बात करूं तो बॉबीज कैपिटल, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन क्रेडिट क्यों कर रहे हैं समझना, फिर से बता रहा हूं। जब हम लोग पहली बार एसेट्स को हटा के रियलाइजेशन में ट्रांसफर किए थे, तब एंट्री किए थे हम लोग रियलाइजेशन टू इन्वेस्टमेंट टू स्टॉक, सारे एसेट को क्रेडिट किए थे। जितना भी एसेट का इफेक्ट था वो हट गया, सारा इंपैक्ट किस में चला गया, रियलाइजेशन में। तो अब एक तरीके से जब भी आप कोई भी एसेट बेचोगे तो इसको आप क्रेडिट में दिखाओगे। तभी बॉबीज कैपिटल टू रियलाइजेशन कितने में इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है, 74,880। तो यहां पर दिखा देंगे 74,880, दोनों को ऐड करके हम बाद में बाहर लिख देंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अभी तक हमने क्या किया है सुनो, सारे एसेट को ट्रांसफर किया, कुछ चीज़ों को छोड़कर लायबिलिटी को ट्रांसफर किया, टोटल करके हमने लिख दिया। एडजस्टमेंट एक एक करके हमने पढ़े। पहला एडजस्टमेंट था सनी अपनी वाइफ का लोन पे कर रहा है, टू सनीज कैपिटल, मिसेस सनीज लोन लिख दिया। क्या चीज़ का अमाउंट यहाँ पर दिखा रहे हैं, 55 लाख। फिर उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट में जो बॉबी था वो स्टॉक और इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा था, उसका कैपिटल कम करना है और फर्म में दिखाना है कि कुछ पैसे रियलाइज हो रहे हैं, तभी क्रेडिट साइड। एसेट जब भी बिकेगा अपोजिट साइड दिखाओगे, कोई पार्टनर लेके जाए तो बाय पार्टनर, और अगर फर्म सेल आउट कर रही है तो बाय कैश, ऐसे करके यहाँ क्रेडिट साइड दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें लेके गए। जैसे अपन बॉबी का अपन दो बार से लिखे बाय बॉबी कैपिटल का, कि ब्रैकेट में स्टॉक और वो तो भी चलेगा। अब जैसे कि आप लोग बोल रहे हो कि हमें, अगर हमने बाय बॉबीज कैपिटल ब्रैकेट में स्टॉक लिख दिया, अमाउंट सीधा बाहर, फिर बाय बॉबीज कैपिटल ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट अमाउंट सीधा बाहर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसा भी हम कर सकते हैं, डायरेक्ट बाहर लिख सकते हैं, या ऐसे अंदर लिख के टोटल बॉबी क्या क्या लेके गया जोड़ के बाहर लिख दिए तो भी चलेगा, दोनों सही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दोगे यहाँ पर, धर्म अ डेटर ऑफ ₹60,000 had to pay the amount due 2 months after the date of dissolution. He was allowed a discount of 9% per annum for making immediate payment. अब पहले तो आप देख लो टोटल हमारे डेटर्स कितने के हैं। अभी हम डेटर्स की बात करें, 177 के डेटर्स हैं। अब यहाँ पर आप देखना, हम डेटर्स की बात करेंगे, टोटल हमारे डेटर्स थे
177 के। इसमें एक पर्सन था धर्म नाम का, जिससे हमको 60,000 लेने थे और इससे पैसे लेने थे डिसोल्यूशन की डेट के 2 महीने बाद। लेकिन ये क्या कर रहा है, हमको तुरंत पैसे दे रहा है। तो अगर तुरंत पैसे देगा तो हम इसको कुछ कैश डिस्काउंट वगैरह तो देंगे। तो कैश डिस्काउंट की जब बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर बोला 9% पर एनम। तो हम क्या करेंगे, इसको 9% का डिस्काउंट देंगे। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ 9% पर एनम। अगर पर एनम लिखा हुआ है तो आपको मंथ के बेसिस पे कैलकुलेट करना है। मतलब कितने महीने पहले पैसा दे रहा है ये, 2 महीने। तो आप इसको सिर्फ 2 महीने के हिसाब से 2/12 करके कैलकुलेट करोगे। अगर पर एनम नहीं लिखा रहता तो सिर्फ 9/100 करते, सिर्फ 9% निकालते, पूरा कैश डिस्काउंट दे देते। ऐसे कंफ्यूजन में लोग आंसर गलत करके आते हैं। बुक में ऐसा भी क्वेश्चन है, अगर हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कोई डेटर हम लोग को तुरंत पैसे दे रहा है, उससे हम लोग को पैसे 2-3 महीने बाद लेने थे, लेकिन आज फर्म बंद हो रही है, हम लोग को लाइबिलिटीज़ को पे करना है, तो पैसे की ज़रूरत है। तो पैसे कहाँ से आएंगे, डेटर्स को हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई 3 महीने बाद मत दो, आज ही पैसे दो। आज पैसे दोगे तो हमारा भी काम बन जाएगा, हम भी कुछ लाइबिलिटीज़ को पे कर देंगे। तो हम लोग क्या किए, 9% पर एनम वाली होगी हमारी पॉलिसी कुछ, कि जो भी पैसे जल्दी देगा उसको 9% पर एनम के हिसाब से हम कैश डिस्काउंट देंगे। तो इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में 9% पर एनम, 9% साल भर का मैं डिस्काउंट दूंगा। अगर कोई इंसान 1 साल पहले पैसा देता है तो 9% दूंगा उसको, लेकिन अब ये तो 2 महीने पहले दिया है, तो इसको 9% पूरा तो डिस्काउंट दे नहीं सकता हूँ। तो 9% कैलकुलेट करके इसको 2 मंथ में कन्वर्ट करूंगा, 2/12, 2 महीने के हिसाब से इसको कितना डिस्काउंट देना चाहिए। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा, 900 रुपये आएगा। तो अगर 60,000 में से हम उसको 900 रुपये डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमको वो कितना देगा, 59,100 देगा। और इस डिसोल्यूशन चैप्टर में हम लोग को डायरेक्ट मतलब है कितना अमाउंट मिल रहा है उससे, तो हम लोग को कितना मिल रहा है, 59,100। लेकिन एक चीज़ और बता दूं, सिर्फ डेटर 60,000 की हम बात किए हैं, 177 में 60,000 अगर हटा दें तो अभी 1,17,000 और डेटर्स बच रहे हैं। हम वेट करेंगे, क्या पता आगे कहीं एडजस्टमेंट में कुछ इसके बारे में बोला है कि नहीं। अगर नहीं बोलेगा तो पूरा पैसा मिलेगा, इसको भी टेंजिबल माना गया है। टेंजिबल एसेट के बारे में अगर कुछ नहीं बताता है तो बुक वैल्यू पे रियलाइज होते हैं, ये हमने डिस्कस कर चुका है। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी इसको हम नहीं लिखेंगे, अभी सिर्फ 59,100 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डेटर्स कुछ पैसे रियलाइज कर रहे हैं, क्रेडिट साइड बाय कैश या बैंक हम लिखेंगे। उसके बाद डेटर्स जितना पैसा रियलाइज कर रहे हैं 59,100 वो हम लिख दिए। तो ये थर्ड एडजस्टमेंट था डेटर्स वाला। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट की हम बात करेंगे। देखो एक चीज़ और आपको बता रहा हूँ, जो जो लायबिलिटीज़ और एसेट्स सेटल होते जाएंगे उसमें एक राइट मार्क करते जाना, ताकि लास्ट में हम लोग को पता चले कि कौन से एसेट्स और लायबिलिटी रह गए। तो अभी आप लोगों को याद है 20% इन्वेस्टमेंट और 1,17,000 के डेटर बचे हुए, मैं उसमें स्टार मार्क कर रहा हूँ, इससे आपको कोई मार्क्स नहीं कटने, अपनी पहचान के लिए रख रहे हैं कि मुझे लास्ट में इन चीज़ों पे ध्यान देना है, इस पे मुझे वापस लौट के आना है, इसीलिए मैं यहाँ पर स्टार मार्क कर रहा हूँ। अब उसके बाद नेक्स्ट हम आगे देखें तो क्रेडिटर्स वर पेड 1,75,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। जो मेरे क्रेडिटर्स थे, कितने अमाउंट के थे क्रेडिटर्स, 1,90,000, लेकिन मैं इनको 1,75,000 दे रहा हूँ फुल सेटलमेंट में। मतलब मुझे और बाकी 15,000 देने की ज़रूरत नहीं है, पूरा क्रेडिटर क्लियर हो जा रहा है 1,75,000 दे के। तो मेरे यहाँ से कितना पैसा जा रहा है, 175, मुझे सिर्फ उतना ही शो करना है। तो हम लोग जर्नल एंट्री की अगर बात करें तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ पर टू कैश में हम क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितना, 175। ठीक है, जब हमारे पास, आप एक चीज़ ध्यान दोगे, एंट्री करने की बारी आ रही है, कोई आप लायबिलिटी को पे कर रहे हो, अगर आप कंफ्यूज हो जा रहे हो कि क्या एंट्री थी, भूल गया हूँ मैं तो याद करके आया था, तो थोड़ा सोचना आप, जब आप किसी लायबिलिटी को पे करते हो हमारे यहाँ पैसे आएंगे या जाएंगे, जाएंगे हमारे यहाँ से। अब इतना तो बेसिक हम 11th में पढ़े, जब भी पैसे जाते तो कैश को क्रेडिट करते हैं, तो टू कैश। डेबिट साइड में क्या आएगा, रियलाइजेशन। जब हम किसी एसेट को बेचते हैं, जैसे कि यहाँ पर डेटर कुछ पैसे रियलाइज किया, भूल गए एंट्री क्या होगी। आप सोचो, जब कोई एसेट पैसे रियलाइज होते हैं एसेट से, फर्म में पैसा आता है,
जब भी पैसा आता तो कैश अकाउंट डेबिट करते हैं, अपोजिट में क्या लिखोगे, टू रियलाइजेशन। अगर पैसे जा रहे हैं तो टू कैश, अपोजिट में रियलाइजेशन। अगर पैसा आता है हमारे पास, ये नॉर्मल सा ये अप्रोच रूल एकदम परफेक्ट अप्रोच है, हमारे पास पैसे आ रहे हैं तभी तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। टू रियलाइजेशन क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि अब जो डेटर था उसका इफेक्ट खत्म होकर रियलाइजेशन में जा चुका है, इसीलिए टू रियलाइजेशन। हमने पहली एंट्री में वही देखा था, ठीक है। तो अब हमने क्रेडिटर को पे भी कर दिया। अब अगला एडजस्टमेंट देखते हैं, फिफ्थ एडजस्टमेंट, 90% ऑफ अदर फिक्स्ड एसेट्स रियलाइज्ड 1,98,000 एंड रिमेनिंग वर रियलाइज्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%। अब सुनो, अदर फिक्स्ड एसेट एक यहाँ पर नाम दिया हुआ है, ये रहा अदर फिक्स्ड एसेट, कितने का है, 3,80,000 का है। तो हम फिर यहाँ पर एक वर्किंग नोट बनाएंगे, अदर फिक्स्ड एसेट 3,80,000 के हैं। अब क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में क्या बोल रहे हैं, 90% ऑफ द अदर फिक्स्ड एसेट, इसका 90%, गलती मत करना, 90% निकालने की जरूरत है ही नहीं। 90% और 10% दो भाग में बढ़ गया। 90% जो है ना वो मुझे 198 पैसा दिया है। 3,80,000 का पता नहीं 90% कितना होगा, लेकिन वो मुझे 1,98,000 रियलाइज करके दिया, मेरे को डायरेक्ट इस अमाउंट से मतलब है। और दूसरी चीज बोल रहा है, रिमेनिंग वर रियलाइज्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%। तो रिमेनिंग कितना होता है ये हमको निकालना है। तो इसका 10% 38,000 होता है। ये मुझे पैसा कितना रियलाइज करके दिया, 15% काट के, 15% डिस्काउंट हटा के। तो 15% आप कैलकुलेट करोगे, इस 38,000 का कितना आएगा, 5700 आएगा डिस्काउंट, ठीक है। 5700 कम होके 32,300, 32,300 रुपए हम लोग को मिल रहा है। अब आप बताओ अदर फिक्स्ड एसेट से टोटल कितना पैसा मिला, 90% इतना रियलाइज करके दिया, बाकी का 10% इतना दिया, दोनों को जोड़ दो, 2,30,300, 2,30,300 मुझे टोटल पैसा रियलाइज होके मिला है। मेरे को इस अमाउंट से मतलब है। किसी को कोई डाउट है फिर से सुन लो भले। टोटल अदर फिक्स्ड एसेट 3,80,000 के थे, इसके 90% हमको इतना पैसा दिया, तो 90% मत निकालना, समय वेस्ट मत करना, डायरेक्ट बता दिया कितना पैसा मिल रहा है। जब डायरेक्ट बता दिया है तो आप क्यों निकालोगे परसेंट कि 90% था कितना। अगर बोलता 90% 10% के डिस्काउंट में दिया हूँ, इसका 90% वैल्यू 10% कम करके दिया तो निकालना पड़ता। जब डायरेक्ट वैल्यू दिया तो 90% निकालने की जरूरत है ही नहीं। बचा हुआ 10% कितना था ये पता होना जरूरी है, तभी तो उसमें 15% डिस्काउंट माइनस करेंगे। तो 10% निकाला, फिर 15% माइनस किया, इतना आया। टोटल पैसा कितना मिला, 2,30,300। जाएंगे फिर हमारे सॉल्यूशन में, बाय कैश अदर फिक्स्ड एसेट 2,30,300, ये हम लोग को अमाउंट मिला है। जर्नल एंट्री क्या होगी, पैसा आएगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, टू रियलाइजेशन। क्लियर, कोई डाउट। नेक्स्ट 2-3 एडजस्टमेंट और है इस क्वेश्चन में, ध्यान दोगे। बैलेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट 75%। देखो स्टार मार्क किए थे हमने इन्वेस्टमेंट में, 80% बॉबी एक पार्टनर लेके गया था, यहां पर हमने शो किया है, लेकिन 20% बचा हुआ है। तो यहां पर एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, बैलेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट 75%। तो बैलेंस था कितना, यहां पर आप देखो इन्वेस्टमेंट बैलेंस कितना था, 20,800। ये हमको कितना पैसा रियलाइज करके दिया, 75%। इसका 75/100 करना तो 15,600 रुपये आएगा, इतना पैसा मिला है। रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट से कितना मिला, 15,600 रुपये मिला है। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर कैश के नीचे रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं। हाँ, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट 15,600। फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बैलेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट, बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट 75%। तो टोटल इन्वेस्टमेंट था कितने का, हमने लिखा था 1,04,000, जिसका 80% एक पार्टनर लेके गया था। बैलेंस कितना बचा था, 20%, मतलब 20,800। इसका 20% पड़ा था, वो कितने में बिका है, 75% में बिका है।
75% के डिस्काउंट में नहीं बिका है, 75% में बिका है, मतलब 25% डिस्काउंट। या तो आप 25% इसका निकालो, माइनस करो तो ये आ जाएगा, या तो डायरेक्ट 75% निकालो। इतने पैसे में बिका है, 15,600 में बिका है। तो ये हम लोग कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट साइड में शो करेंगे, बाय कैश रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट 15,600। इसी पॉइंट के साथ कुछ चीजें और लिखी हुई हैं। एंड फिक्स डिपॉजिट वर रियलाइज्ड एट 110%। उसकी वैल्यू से 10% ज़्यादा। हाँ, उसकी वैल्यू से 10% ज्यादा मिला है। फिक्स डिपॉजिट था कितने का? 70,000 का था। 70,000 का 10% एक्स्ट्रा, 7,000 एक्स्ट्रा मिल गया, तो 77,000 हमको मिला है। 70,000 की इन्वेस्टमेंट का हमको 110%, मतलब 110 बाई 100 करोगे तो भी आ जाएगा 77,000, या तो 10% निकाल के ऐड कर दो तो भी आ जाएगा 77,000। फिर इसकी एंट्री क्या होगी? जनरल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बार बार बोल रहा हूँ, एसेट ट्रांसफर कर चुके, सारा इफेक्ट रियलाइजेशन में जा चुका है। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्रेडिट साइड हम लोग वही कैश के नीचे फिक्स्ड डिपॉजिट्स कितना था? 77,000 यहां पर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 2 एडजस्टमेंट और इस क्वेश्चन में। देयर वॉज एन ओल्ड फर्नीचर विच हैज बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स। इसका मतलब समझे, यहां पर एक पुराना फर्नीचर था विच हैज बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स। बुक्स मीन्स कौन सी बुक? टीएस ग्रेवाल, एपीसी, कौन सी बुक की बात कर रहा है? बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कौन सी बुक की? बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं। तो ये जो लास्ट हमको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया है ना, इस बैलेंस शीट में कहीं भी हमको फर्नीचर दिख नहीं रहा है। पुराना फर्नीचर था, जितनी भी वैल्यू लास्ट टाइम बची होगी ना, पूरा डेप्रिसिएशन दिखा के ना हटा दिए होंगे, और जहाँ पर स्क्रैप पड़ा रहता है हमारे ऑफिस में या नहीं तो फैक्ट्री में, वहाँ पर उसको भंगार के तौर पे रख दिए होंगे। फर्नीचर अब हमारे काम का नहीं है। वो फर्नीचर भी आज हमको काम आ गया। क्या बोल रहे हैं कि देयर वॉज एन ओल्ड फर्नीचर विच हैज बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स। बॉबी टुक अवे द सेम फॉर 41,000 अगेंस्ट हिज लोन एंड द बैलेंस टू हिम वॉज गिवन इन कैश। अब हमको देखना है कि ये क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि जो बॉबी है पार्टनर, वो फर्म को लोन दे के रखा था। अब वो लोन को सेटल कैसे कर रहा है? बदले में सड़ा हुआ फर्नीचर लेके जा रहा है। कितने में लेके जा रहा है? 41,000 में लेके जा रहा है। अगर लोन और ज़्यादा अमाउंट का था तो बचा हुआ पैसा कैश भी लेके जा रहा है। तो हमको देखना पड़ेगा लोन कितना था। ठीक है, लोन कितने का था? लायबिलिटी साइड देखोगे 85, बॉबीज लोन 85,000, 85,000। 55 उसकी मिसेस का लोन, उसका था, सनी की मिसेस का लोन था। बॉबी का लोन कितना था? 85,000 का था। अब 85,000 को सेटल कैसे कर रहा है? तो सड़ा हुआ फर्नीचर लेके जा रहा है 41,000 में, और बचा हुआ कैश लेके जा रहा है। तो अब लोन का अकाउंट अलग बनता है। अगर हम लोन को क्लियर कर रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, तो लोन अकाउंट में आना चाहिए। लेकिन अगर हम कुछ सेटलमेंट करते हैं लोन वगैरह का, और उसमें हमको कुछ फ़ायदा या नुकसान होता है, तो फ़ायदा नुकसान भी पार्टनर को बंटना चाहिए। तो हम उस फ़ायदे या नुकसान को कहीं ना कहीं रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाना चाहते हैं। तो बॉबी का लोन कितना था? 85,000 का लोन था। ठीक है, 85,000 का लोन था। ठीक है, बॉबी का जो लोन था, जो उसने फर्म को पैसे दिए थे, 85,000 का था वो अमाउंट। हम इसको एक चीज ऐसी दे रहे हैं 41,000 में, जो हमारी थी नहीं, बैलेंस शीट में था ही नहीं, मतलब हमारा नहीं था। उसमें 41,000 पे एडजस्ट हो जा रहा है। बचा कितना? 44। इसको मैं पे कर रहा हूँ कैश के थ्रू, मैं ये 44 पे कर रहा हूँ, तो इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये 41,000 फ्री फोकट में एडजस्ट हो रहा है। एक तरीके से मेरा कुछ जा नहीं रहा है, क्योंकि वो तो मेरा था ही नहीं फर्नीचर। तो कहीं ना कहीं 41,000 का हमको क्या हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है। तो ये 41,000 जो फ़ायदा हो रहा है, ये पार्टनर से बटना चाहिए, ये रियलाइजेशन अकाउंट में आना चाहिए। अब आप बताओ मेरे को, रियलाइजेशन अकाउंट जब बनाते हैं, नॉमिनल का नेचर बोलते हैं हम इसको, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। 41,000 का फ़ायदा हो रहा है। कहाँ दिखाओगे आप? क्रेडिट साइड दिखाओगे, 41,000 का फ़ायदा हो रहा है, फ्री फोकट में लायबिलिटी एडजस्ट हो रही है। क्रेडिट साइड आप दिखाओगे बाय बॉबीज लोन, बाय बॉबीज लोन, ब्रैकेट में लिख देना वाले फर्नीचर देके हम लोग एडजस्ट किए हैं, या गेन ऑन बॉबीज लोन ऐसा भी लिख सकते हैं।
फायदा हुआ है। क्रेडिट साइड दिखाना है, जगह कम है, नीचे लिख रहा हूं मैं, यहां लिख रहा हूं बाय बॉबीज लोन, सीधा अमाउंट बाहर भी लिख सकते हैं क्योंकि एक ही चीज है। 41,000 का फायदा हो रहा है, सीधा बाहर लिख दिया मैं। जब भी फायदा होगा तो क्रेडिट साइड। मान लो अगर नुकसान होता, 85,000 का लोन मैं 1 लाख देके सेटल कर रहा हूं, 15,000 एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है अगर, तो नुकसान होगा, तो 15,000 कहां दिखाओगे? डेबिट साइड। लेकिन अगर कम देना पड़ रहा है, उसमें हमको फायदा हो रहा है, तो वो कहां दिखाओगे? क्रेडिट साइड। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट दिया हुआ है रियलाइज। हाँ, इसकी एंट्री जो होगी, हम लोग क्या कर रहे हैं, 85,000 का जो बॉबी का लोन था, ध्यान दोगे यहां पर बॉबीज लोन लायबिलिटी था, क्रेडिट बैलेंस था 85,000, सेटल कर रहे हैं, लायबिलिटी पूरी खत्म कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। बॉबीज लोन अकाउंट डेबिट, कितना? 85,000। कैसे सेटल कर रहे हो? कुछ तो पैसा दे रहे हो, टू कैश। कितना कैश दे रहे हो? 44। बचा हुआ 41 हम लोग कुछ नहीं दे रहे, एक तरीके से हमारे यहाँ से फायदा हो रहा है। वो फायदा कहाँ दिखाएंगे? रियलाइजेशन में। तभी टू रियलाइजेशन अकाउंट 41,000 से, ये 41,000 इम्पैक्ट कहाँ आना चाहिए? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड, इसीलिए टू रियलाइजेशन। एक तरीके से हमसे पैसा ले ही नहीं रहे 41,000। ठीक है, मेरी कोई लायबिलिटी थी, बाहर का कोई पर्सन था, पैसा लेने के लिए आया, मैं बोला मेरे पास नहीं है, इसको लेके जा, बदले में मेरे यहाँ से कुछ गया क्या? कुछ नहीं, मेरे तो फायदा है, मेरे लिए फायदा ना, इसका चश्मा उतार के उसको दे दिया, बोला 2,000 रुपये इसमें काट लेना, तो मेरे से तो कुछ नहीं गया, मेरे बिजनेस से, तो इसीलिए मैं इसको फायदा मानूंगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगल बगल किसी का सड़ा हुआ फर्नीचर पड़ा होगा, उसको दे दिए 41,000 में, या हमारा ही पुराना फर्नीचर आज काम का नहीं है, बाहर सड़ा हुआ पड़ा रहता है फर्नीचर, इधर उधर लोग पुराना फर्नीचर बाहर निकाल के रखते हैं, जिसको जरूरत पड़े ले जाए, लेकिन एक पार्टनर था बॉबी, बोला कि मैं इसी को ले जाऊंगा 41,000 में, ठीक है ले जा, तो कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है। अनरिकॉर्डेड फर्नीचर भी वही चीज है, फायदा ही हो रहा है एक तरीके से, हमारे पास फर्नीचर था ही नहीं, रिकॉर्ड करना भूल गए थे हम, तो उसको मान ही नहीं कि हमारे पास है, लेकिन फिर भी कुछ पैसे दे के जा रहा है, तो भी फायदा। अनरिकॉर्डेड फर्नीचर भी अगर मैं देता, अनरिकॉर्डेड मतलब क्या? जो मेरा नहीं है, आज की डेट में मेरा नहीं है। मान लो जो जमीन में हमारा घर है, दुकान है, उसके कागज मेरे नाम पे नहीं है, तो मैं अपनी बैलेंस शीट में दिखाऊंगा क्या? नहीं। लेकिन भले वो जैसे भी मैं अपना मान रहा हूं, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड। ठीक है, और अगर उससे कुछ पैसे रियलाइज होते तो हम उसको फायदा ही दिखाएंगे, नहीं तो बैलेंस शीट में आप दिखाओगे जमीन जा रही है, पैसा आ रहा है, तो जमीन तो अपनी थी नहीं, कौन सी जमीन बेच दी है? अनरिकॉर्डेड थी, फायदा ही मानना है उसको, नहीं लिख सकते फर्नीचर, यहां पर फर्नीचर नहीं लिखोगे। अगर फर्नीचर लिख रहे हो मतलब तुम उसको अपना मान रहे हो, तुम्हारे पास फर्नीचर था। फर्नीचर क्रेडिट कर रहे हो मतलब तुम उसका डेबिट बैलेंस मान रहे हो, तुम्हारे पास फर्नीचर था, हमारे पास फर्नीचर कहाँ था? बैलेंस शीट में था क्या फर्नीचर? नहीं था, तो क्रेडिट क्यों करेंगे? क्रेडिट उनको किया जाएगा, हटाया उनको जाएगा जो अपने पास था ही नहीं, फ्री फोकट में लायबिलिटी एडजस्ट हो रही, ये मान के ये वाली जर्नल एंट्री होगी। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट लास्ट पॉइंट ध्यान दोगे यहां पर, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 20,000, realization expenses 20,000 were paid by Sunny and Bobby equally on behalf of the firm। अब देखो जब ये सारा वर्क करते हैं ना, डिसोल्यूशन वर्क, तो उसमें कुछ खर्चे आते हैं, जैसे कि एसेट्स को बेचने के लिए, उसका वैल्यूएशन करने के लिए इंजीनियर इधर उधर किसी की जरूरत पड़ी तो उसको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। ठीक है, कुछ लायबिलिटीज पे करने के लिए किसी ना किसी इंसान को इन्वॉल्व करोगे, उसको कुछ खर्चा पानी देना पड़ेगा, तो ये सब करने के लिए ना कुछ खर्चे होते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोला जाता है। और टोटल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना हुआ है? 20,000, और ये 20,000 फर्म का खर्चा है हाल फिलहाल, मतलब इधर डेबिट साइड दिखना चाहिए। अगर फर्म खुद पे कर रही है तो क्या करोगे? टू कैश, लेकिन हाल फिलहाल कोई और पार्टनर पे कर रहा है, तो आप उसके पार्टनर के नाम में लिखोगे, यहां पर लिखोगे टू सनीज कैपिटल और टू बॉबीज कैपिटल, 10,000 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर हम लोग दिखा देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस दोनों 10,000 रुपए, सारे एडजस्टमेंट हो गए।
अब हमको चेक करना है कौन से एसेट बच गए, कौन सी लायबिलिटी बच गई। ध्यान दोगे, फिक्स डिपॉजिट हो गया था, राइट लगा हुआ, स्टॉक हो गया था, इन्वेस्टमेंट बचा हुआ, इन्वेस्टमेंट भी लेके गए थे, बेच दिए थे, ये रिमेनिंग नहीं। डेटर्स बचा हुआ है, डेटर्स बचा हुआ है 177 में धर्म था, 60,000 का डेटर बचा हुआ, 1,70,000 का डेटर्स बचा हुआ है। मैं उसके लिए यहाँ पर मार्क करके छोड़ भी दिया था। ये बचा हुआ डेटर्स 1,17,000 का, अभी तक इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, मतलब पूरा पैसा मिलेगा। बाय कैश यहाँ पर जो बाय कैश है, यहाँ पर लिखेंगे रिमेनिंग डेटर्स, रिमेनिंग डेटर्स नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, रिमेनिंग नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। डायरेक्ट डेटर्स, रिमेनिंग डेटर्स इसलिए लिख रहा हूं कि बचे हुए डेटर्स जिसके बारे में कुछ नहीं बोला था, ये वो डेटर्स है। ठीक है, हो सकता है कि आपके बुक में या कोई और सॉल्व किया होगा तो डेटर्स को दोनों को जोड़ के लिखा होगा, लेकिन उसके लिए अलग से मगजमारी, बाहर वर्किंग नोट याद रखोगे, दोनों को जोड़ोगे फिर लिखोगे, अलग अलग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद डेटर्स भी हो गया, अदर फिक्स्ड एसेट भी हो गया, और कुछ बचेगा एसेट साइड? नहीं बचा है। लायबिलिटी साइड देखो, कुछ मिलेगा। बिल्स पेबल का कुछ हुआ था क्या? नहीं हुआ था, तो पूरा पे करेंगे। ये वो लायबिलिटी है जिसके बारे में कुछ नहीं बताया, तो पूरा पे करते हैं। बिल्स पेबल रेड कलर में लिख रहा हूं, इसके बारे में कुछ नहीं बताया था, पूरा पैसा देना है। कितना देना है? 1,10,000। ठीक है, ये रिमेनिंग डेटर्स के बारे में कुछ नहीं बताया था, रेड कलर से मार्क कर रहा हूं। ये हो गया हमारा बिल्स पेबल। ईपीएफ भी हम लोग को लौटाना पड़ता है। ठीक है, कुछ नहीं बोला है, ईपीएफ पूरा पे करोगे। कितना था? 50,000। ठीक है, ईपीएफ भी हो गया। अब ये आईएफआर और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसके बारे में कुछ नहीं पता और कुछ करना भी नहीं है। ये कोई आउटसाइडर का पार्टी का बैलेंस नहीं है कि आईएफआर कोई बाहर वाला इंसान है उसको पैसे देना था, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसको पे करूं। ये एक रिलेटेड एसेट से है, तो इसका कुछ नहीं करना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी डेटर से रिलेटेड है, कुछ नहीं करना है। सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, बता रहा हूँ आप गलती क्या करने वाले हो। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, लेंथी क्वेश्चन है, माइंड में प्रेशर है, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने 3 घंटे के अंदर, जल्दी जल्दी में बच्चा क्या करेगा, ये जो अमाउंट अंदर लिखे है ना, इसको जोड़ के बाहर लिखना भूल जाएगा, जिसके चक्कर में आंसर गलत। ये 99% जो बच्चे होते हैं ना, 99% बच्चे, ऐसा बहुत बार मैं देखा हूँ, गलतियां ऐसे करते हैं, माइनर मिस्टेक। जो 99% लाने वाले बच्चे होते हैं अक्सर वही गलती करते हैं। ऐसा जो बच्चा धीरे धीरे सॉल्व कर रहा है, उसको पता है मेरे को पास होना है, 30-40 नंबर लाने, वो ऐसी गलती नहीं करता है। जो बच्चे के माइंड में प्रेशर है मेरे को 99-100 मार्क्स लाने हैं, वो इतनी हड़बड़ी करता है कि यही गलती करता है, कैलकुलेशन मिस्टेक। ऐसा भी हो सकता है इन दोनों को जोड़ने में गलती करेगा वो बच्चा, उसके मार्क्स ना फोकट के जाते हैं। तो आप लोग ध्यान दोगे, ऐसी गलती अपने को नहीं करनी है। कोई भी चीज़ हमको यहाँ पर नहीं भूलनी है। इसको जोड़ के बाहर लिखना है, इन चीज़ों को जोड़ के बाहर लिखना है, इसको जोड़ के बाहर लिखना है, इसको जोड़ के बाहर लिखना मत भूलना। ठीक है, तो कितना कितना होगा बताओ? ये 175 और 110, 285, और ये हो जाएगा 335। टोटल 1227 आ रहा थी। ठीक है, और इधर कितना आ रही है? 143,680। इसको जोड़ के कितना आएगा बाहर? 11,30,000। ठीक है, ये हमने बाहर टोटल करके भी लिख दिया। अरे सर इसका नहीं, इसका पूरा टोटल। तुम पहले देखो मैं क्या पूछ रहा हूँ, बताओ इसका कितना आएगा सारे एसेट्स का? हाँ, 4 लाख। सॉरी सर, सॉरी सर। अरे यार तुम ना गड़बड़ बहुत कर रहे हो। तुमको ना ऐसा लग रहा है इस वीडियो में लाना पड़ेगा, चेहरा दिखाना पड़ेगा कौन गड़बड़। नहीं वो टॉपर बताओ कितना आएगा? वो टॉपर है। अरे मेरे को बता इधर कितना आएगा, तुम लोग बताओ, छोड़ो भैया उसको, आपकी वीडियो बर्बाद कर रही है। बताओ कितना आएगा? क्या चीज? कोई नहीं कर रहा है टोटल। 952480 शायद। नहीं, अरे उसमें भी शायद। टोटल इसका टोटल करना है, बाहर लिखना है। इजी। गलतियां इतनी कर रहे हो, तुम लोग को दिखाना पड़ेगा एक एक करके कौन कौन गलतियां कर रहा है। 6 नंबर में 4,99,900। वो भी गलत बता। 499।
और मतलब सेटल डेटर अलग क्यों लिखूंगा? दोनों तो कैश में ही रियलाइज हो रहा है। गलत आदमी है। चलो अब सुनो, अब सुनो, स्टार्टिंग में सही बोला ठीक है ठीक है। अब इधर ध्यान दो, छोड़ दो उसको। अब आप इसको क्या करोगे, जगह तो है नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लोगे क्या करना है आगे। क्रेडिट साइड को टोटल करोगे और डेबिट साइड को टोटल करोगे। क्रेडिट साइड फायदे वाला साइड होता है, अगर फायदे वाला साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड नुकसान वाला साइड कम है तो प्रॉफिट होगा। अगर डेबिट साइड ज़्यादा आता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज ये वाला साइड ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड कम आ रहा है, तो बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो टू गेन ऑन रियलाइजेशन ब्रैकेट में पार्टनर्स कैपिटल या टू पार्टनर्स कैपिटल ब्रैकेट में गेन ऑन रियलाइजेशन मेंशन कर सकते हो। डेटर्स इधर क्यों लिखे? वो भी गलत है, तेरे भी गलत है। ये बचे हुए डेटर्स हैं, कुछ नहीं पता था इसीलिए पूरे पैसे मिल रहे हैं। ऐसा आ रहा लेकिन और कुछ डाउट है इस क्वेश्चन में? किसी भी पॉइंट में कोई डाउट? रिमेनिंग डेटा 1,17,000, बॉबी का 41 है ना, एफडी 11,30,600 क्रेडिट साइड और डेबिट साइड 680। अब डेबिट साइड देखो, 32,315% डिस्काउंट में 32,300 और 198,000 591,000 74,380। ठीक है, तो 96,300 का लॉस आना चाहिए। ये कब बताएगा? मेरे बोलने के बाद। ठीक है, तो डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, माइनस करोगे 96,000 समथिंग लॉस आएगा। ठीक है, 96,320 लॉस आ रहा है। ठीक है, उम्र बंद कर दो उसको। देखिए